हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की कारण मैं वीडियो को पब्लिश नहीं कर पा रहा था। बहुत ही 30 दिन हो गया हमको वीडियो पब्लिश करते हुए। लेकिन जो ये आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम है और उसके बाद आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं सिर्फ आपको 4 दिन में जो एनसीईआरटी टेंथ की है और 9th की है, मैं पूरे उसके सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं पूरे चैप्टर का। आज केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे, कल जो वीडियो आएगी फिजिक्स ख़त्म कर दूँगा, परसों बायोलॉजी ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद ऐसे ख़त्म करने के बाद फिर हम 9th की एनसीईआरटी को ख़त्म कर देंगे जब तक टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है। ओके, चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जब एक मैग्नीशियम रिबर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये परिवर्तित हो जाता है दोस्त मेरे, किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम का रिबन है ऑक्सीजन का रिप्रेजेंट में अगर हम जलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? MgO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो 2 यहाँ कर देंगे तो 2 यहाँ, ये बैलेंस, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और ये क्वेश्चन इसमें ये भी पूछता है कि जब एक मैग्नीशियम रिबर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जब एक मैग्नीशियम रिबर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कैसा प्राप्त होता है? तो ये जो जब होता है तो ये कैसा प्राप्त होता है? इसका जो होता है ये एक चमकदार कैसा जलता होगा? तो श्वेत लौ, है ना, श्वेत लौ के साथ जलता है। कैसे जलता है? तो भी श्वेत लौ के साथ जलता है। इससे रिलेट ये भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है, ठीक है। वो जैसे पूछ सकता है कि जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है, ये जो चूर्ण होता है ना, जब जलाया जाता है तो कैसा लौ होता है? तो श्वेत लौ के साथ वो जलता है, ठीक है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को सदैव तीर के निशान के लिखा जाता है। जो अभिकारक होते हैं, जो हमारा ये तीर होता है, देखिए हमने एक रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया रहता है तो अभिकारक कुछ किसके रखते हैं, मतलब सदैव तीर के निशान के किधर रखते हैं? तो सदैव तीर के निशान के कहाँ रखते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बाईं ओर रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन को अगर ऑक्साइड के साथ बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलता है। तो इधर वाले तीर के जो इधर होता है, इधर का मतलब यदि तीर के जो बाएं होता है ना, वो अभिकारक होता है, और जो दाएं जो प्रोडक्ट हमारा होता है, जो हमारा उत्पाद होता है किस, तो ये किधर होता है? तो ये दाएं होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात ना? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब सोडियम सल्फेट विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। एक बार और देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कोई भी क्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है? तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन इसमें सही है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती होती है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंधों को तोड़ना और बनाना शामिल है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्या होता है कि रासायनिक जो होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंधों को तोड़ना और बनाना इसमें क्या होता है? शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है।
अब उसके बाद देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उसे बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अपघटन अभिक्रिया, छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद बनाता है। एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक सरल उत्पादों और मुक्त ऊर्जा में टूट जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारक एवं उत्पाद बनते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जो अभिकारक होता है वह टूटकर क्या होता है? सरल उत्पाद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है ना बात? 7वां नंबर देखिए कि NO2 के धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो NO2 के धुएं का जो रंग होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। बी इज द राइट आंसर। 8वां नंबर देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण, या सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन के कारण। तो भैया मेरे, सिल्वर क्लोराइड के सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद इसलिए हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे 9 नंबर। ऐसे हम सभी क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है। 9 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तीसरा कैल्शियम नाइट्रेट, चौथा है हमारा क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। तो हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रयोग करते हैं। 10वां नंबर देख लीजिए, एक रासायनिक अभिक्रिया जो अपने आसपास से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है क्या कहलाती है? तो अवशोषित करेगी, ये जो अवशोषित करेगी ना तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, और ऊष्मा निकालेगी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे की धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है? तो अगर जब कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे, जैसे जो कॉपर सल्फेट है ना, अगर हम लोहे आयरन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 मिलेगा और कॉपर आपका विस्थापित हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो एकल विस्थापन जहाँ हुआ। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया है? इसमें हम बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट को अगर हम इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl मिलेगा। लीड प्लस कॉपर क्लोराइड को मिलेगा तो लीड और क्लोराइड प्लस कॉपर। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है आपकी बी वाला हो जाएगा कि सोडियम जो सल्फेट होता है, जो सोडियम सल्फेट है, ठीक है, क्या होता है, जो सोडियम सल्फेट है और जो बेरियम क्लोराइड है, जब हम सम्मिलित करेंगे तो बेरियम सल्फेट तो मिलेगा प्लस NaCl भी मिलेगा। 13 नंबर देखिए, यहाँ गैप है, कह रहा है कि वह विक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक बनाते हैं। तो दो नए यौगिक बनाते हैं और क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें आयनों का होता है उसमें क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि कोई प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? तो वियोजन अभिक्रिया से गुजर रहा है। यदि ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें
ऑक्सीकरण एवं अवकारक एक साथ प्राप्त होता है तो ये होता है उपापचयो, इसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है तो इसको बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्लियर हुई? ये इतना क्लियर हुआ? ठीक है। आइए यहाँ पे एक मिनट। एक मिनट फ्रेंड, ये जो है आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बताया था, 3 क्वेश्चन और है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन था कि चांदी पर, या जो होता है कि चांदी पर, है ना, चांदी पर परत संक्षारण का उदाहरण है। तो चांदी पर जो है, चांदी पर कैसा कलर हो जाता है? तो काला परत, काली परत आ जाती है। इसका मतलब इसमें संक्षारण का उदाहरण है। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है? तो अघुलनशील लवण पैदा करती है ये अवक्षेपण अभिक्रिया। अघुलनशील लवण को क्या करती है? पैदा करती है। तो ध्यान रहेगा आपको, अवक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवण को पैदा करती है। तो ये हमारा रासायनिक केमिकल का रिएक्शन जो था फर्स्ट वाला, ये हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम अम्ल के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहा, 20 क्वेश्चन था उसका। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन करेंगे अम्ल क्षारीय लवण का। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारीय लवण का 20 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। ऐसे जैसे अम्ल नीले लिटमस के रंग को क्या कर देता है? तो नीले लिटमस रंग को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लिटमस पेपर की तरह क्या होता है कि लिटमस पेपर की तरह भी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए एक प्राकृतिक संकेतक क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, इसमें नील हो गया, हल्दी हो गया, खाने का पाउडर सोडा हो गया, तो हल्दी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्षार स्वाद में होते हैं, तो क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? तो क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा। आप जानते हैं कि क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल और धातु जब रिएक्शन करते हैं तो लवण और कौन सी गैस बनती है जो उपयुक्त अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन गैस की, कि नाइट्रोजन गैस की, कि ऑक्सीजन गैस की, कि ओजोन गैस की? तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस की। ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगी? तो दोस्त मेरे CO2 गैस बनेगी। कौन? CO2 गैस बनेगी। जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रही है? बात नहीं हो रही है। जो अम्ल अधिक H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जबकि जो कम H+ आयन देते हैं उन्हें कहा। देखिए,
जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देते हैं उन्हें कैसे कहते हैं? दुर्लभ या प्रबल, प्रबल अम्ल, दुर्लभ, प्रबल अम्ल, दुर्लभ क्षारक, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देते हैं, तो जो अधिक H प्लस आयन देंगे वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो अधिक आयन देंगे जो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जबकि जो कम H प्लस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? वो दुर्बल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अब 8वां क्वेश्चन पे आते हैं कि पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो तनुकरण कहते हैं। सांद्रता, अम्लीकरण, उदासीकरण नहीं कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तनुकरण। पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है। पीएच जो होता है, पीएच में पी का क्या दर्शाता है? तो क्षमता दर्शाता है, गुण दर्शाता है, शक्ति को या पोंटेंस को। तो पोंटेंस इज द राइट आंसर। ठीक है। वर्षा जल का पीएच कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है? 5.6, 6, 7 या 7.5। तो वर्षा का जल जब पीएच मान अगर 5.6 कम होता है ना, तो अगर 5.6 होता है तो ये अम्ल वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये अम्ल वर्षा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? बिल्कुल। नेक्स्ट, एक मिनट, थोड़ा दोस्त पेज इधर उधर हो गया है ना? समझ में आ रहा है ना? इतनी हम आप टेंशन मत लीजिए, मैं करा दूंगा सभी क्वेश्चनों को। एक मिनट रुक जाओ, मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, सब नोट किया हूँ इस पे। चलिए, चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। अभी उसका क्वेश्चंस मिलेगा तो हम करा देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए। क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए। ये धातु और अधातु का है ना? धातु और अधातु का है ये क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चंस है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में बनाई जाती है, गुणधर्म क्या कहलाता है? तो ये गुणधर्म आपका जैसे धन्यवत्ता, अधात्वर्तिता, तन्यता या धुति कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब किसी धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बनाई जाती हैं तो इसका गुणधर्म जो कहलाता है अघातवर्धिता कहलाता है। क्लियर है? धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अघातवर्धिता, तन्यता, अविक्रियाशीलता, घुलनशीलता। तो आपका तन्यता कहलाती है। अगर तारों के रूप में पूछ रहा है तो तन्यता कहेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी जाती है जो आमतौर पर होता है। तो विद्युत तारों के अवरोधक पदार्थों की परत जो होती है वो चढ़ी जाती है, जो आमतौर पे क्या होता है? सल्फर का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, पीवीसी या सभी का उपयोग किया जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है? ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती है, वे कहते हैं जैसे जो धातुएं होती हैं जो ध्वनि उत्पादन करती हैं उसे वो क्या होता है? जैसे
नमनीय होता है या लचीला होता है या शोभायमान होता है या उसके बाद ध्वन्यात्मक होता है। तो धातुएं ध्वनि का उत्पादन करती हैं, वो कैसा होता है? ध्वन्यात्मक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे क्या पाया जाता है? कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है। जैसे गैलियम और आयोडीन, गैलियम और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और सल्फर। इसमें से क्या होगा? तो भैया मेरे धातु और अधातु पूछा है, धातु और अधातु। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है। जो क्या है कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलती है? तो हथेली पर रखने पर पिघलेगी, जैसे जर्मेनियम, एडियम, गैलियम या कॉपर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गैलियम इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये निचोड़ है, एनसीईआरटी का क्या है, ये निचोड़ है। ठीक है। आप इसको पढ़ कर जाइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, देखिएगा ग्रुप डी सब हमने एनसीईआरटी का पढ़ा रखा है, सब एनसीईआरटी का हमने वीडियो पब्लिश कर रखा है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चैप्टर का क्लियर किया है हमने। ठीक है। तो वीके स्टडी 2.0 पर जा करके अपना कर सकते हैं। 7वां है कि धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना गर्म है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और उनका निम्न घनत्व होता है और निम्न गलनांक भी होता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जर्मेनियम, गैलियम, एडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए 8वां नंबर है कि एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील करते हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है? तो मैं कह रहा है कि एक्स और वाई कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं या क्या हैं? तो एक्स और वाई जो हैं आपके, ये फास्फोरस और सोडियम तो बिल्कुल नहीं होंगे, फास्फोरस और सल्फर नहीं होंगे। सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम विद द राइट आंसर। एक्स और वाई कौन सा एलिमेंट है? तो एक्स और वाई जो एलिमेंट होंगे वो सोडियम और पोटेशियम होंगे। क्लियर बात? बिल्कुल। चलिए 9 नंबर हम देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि तनु HCl, देखिएगा यहाँ बोल रहा है कि तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने वाले धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिक्रियाशील क्रम है? तो सही अभिक्रियाशील क्रम है धातुओं के, जैसे तनु HCl के साथ जो अभिक्रिया करती हैं धातुएं, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए ये चारों क्रम दिया हुआ है। तो इसमें क्रम ये है कि मैग्नीशियम के साथ, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये एक अकॉर्डिंग क्रम होता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ऐसे करके। क्लियर है ना? जिंक और आयरन। तो ये अभिक्रियाशीलता होती है, किसके साथ अधिक रिएक्टिविटी करता है, किसके साथ, हमने पढ़ाया हुआ है सब। ठीक है। तो मैग्नीशियम होगा पहले, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मार देंगे इसको। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 10वां नंबर के एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार इसका अनुपात कितना होता है? तो हमने बताया था कि जो HCl होगा और HNO3 होगा, है ना, तो 3 वाला यहाँ आ जाता है, यानी 3:1 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए 11 नंबर, एक आयनिक आबद्ध
है ना, द्वारा बनता है। विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण द्वारा संयोजी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का ह्रास जब होता है तब दो धात्विक तत्व अभिक्रिया करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होता है। तो जब भी विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण द्वारा क्या बनते हैं कि आयनिक आबंध का निर्माण होता है। क्लियर। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है। खनिज कहा जाता है। ठीक है। अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसे अवांछित मिट्टियों की अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो जैसे अघात्री कहते हैं या पकाना कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं या धातु कर्म कहते हैं। तो जब भी अयस्क में जो मौजूद हमारे रेत होते हैं, चूना होता है, चट्टानी पदार्थ होता है, तो जैसे अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को इसको बोलते हैं अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे। अधात्री बोलते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो सीने बार जो अयस्क है जैसे एल्युमिनियम का, पारा का, सोने का या चांदी का। तो सीने बार जो अयस्क होता है वो पारे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है वो पारे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है। तो वो पारे का अयस्क होता है। पारे का अयस्क होता है। ठीक है। 15 नंबर है कि सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जैसे सल्फाइड अयस्क को अधिक धातु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बर्निंग कहते हैं, होस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं या ब्लेजिंग कहते हैं। तो हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं। रोस्टिंग कहते हैं। क्लियर हो रही बात। क्या बोलेंगे। रोस्टिंग बोलेंगे। सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया करने के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किए जाते हैं। तो रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम का, जस्ता का, ताम्र का, टिन का। तो एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। जैसे रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। क्लियर है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां जा करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यष्ध लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। तो यष्ध लेपन तो कौन सी विधि है। गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक या सिल्वर का। तो जिंक क्या है ना, जिंक की एक पतली परत लगाने से क्या होता है, जंग से बचाया जा सकता है। जब लोहे को है ना, जब लोहे को गैप है और इसके साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो जब लोहे को निकिल और क्रोमियम के साथ, निकिल और कोबाल्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होता। तो जब लोहे को निकिल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्लियर है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। यौगिक तो कहेंगे नहीं, बहुलक भी नहीं, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं। मिश्र धातु बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है। 20 नंबर देखिए। चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वायु में किसके साथ अभिक्रिया करती है। नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या सल्फर के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बताइए। 20 नंबर जो है 20 नंबर है कि चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली क्यों पड़ जाती हैं। तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन आप बताएंगे। यही वाला क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर देंगे। काली क्यों पड़ जाती हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं। कि जब चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आती हैं, भैया मेरे जैसे जो चांदी जैसे Ag है ना, तो अगर वायु के संपर्क में आएंगी तो किसके साथ ये करने पे, किस धातुओं के साथ रिएक्शन करने पे ये काली हो जाती हैं। क्लियर हो रहा है। तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर 20 को आप बताएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है। कार्बन और इट्स कंपाउंड्स।
ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पूरा हमने जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है क्वेश्चन, 4 चैप्टर का हमने इसमें बना रखा हुआ है। ठीक है, चारों चैप्टर का क्या किया हुआ है हमने बना रखा है। ठीक है, देखिए तो आप क्या है, एलपी का एग्ज़ाम है 13 से स्टार्ट है, 13 फरवरी से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिजिक्स कर दूंगा और परसों कर दूंगा मैं बायोलॉजी का, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी में कितने प्रतिशत कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो अगर कार्बन खनिजों के रूप में कार्बन की बात करेगा तो ये पाया जाता है 0.02% पाया जाता है। क्लियर। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 8, 9, 7 तो 6 होता है कार्बन परमाणु क्रमांक। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, तो 2 और 4, लास्ट ऑर्बिट में 4, तो कार्बन की संयोजकता 4। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोषों को प्राप्त कर सकते, भरे हुए वाह्यतम कोषों को प्राप्त कर सके। किसके कोषों को, तो वाह्यतम कोष, वाह्यतम कोष, तो वाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के अणु में उपस्थित बंध की प्रकृति क्या होगी, तो नाइट्रोजन गैस के अणु में उपस्थित जो बंध की प्रकृति क्या होगी, विद्युत संयोजी होगा, एकल संयोजन होगा, या द्विसंयोजन होगा, या त्रिसंयोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब भी नाइट्रोजन गैस के अणु में उपस्थित जो बंध की जो प्रकृति होती है ना, ये त्रिसहसंयोजन होता है। क्या होता है, त्रिसहसंयोजन। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसे स्वरूप रखता है, तो जियोडेसिक गुंबद जैसे स्वरूप आपका कौन सा रखता है, तो फ्लोरीन रखता है। कैसे, कौन रखता है दोस्त मेरे, फ्लोरीन ही रखता है। क्लियर है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है क्या कहलाता है, अकार्बनिक यौगिक, प्राकृतिक यौगिक, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। भैया मेरे वे हाइड्रोकार्बन जो दो परमाणु कार्बनों के बीच द्विबंध जब बनता है तो ये असंतृप्त यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। एथिन के लिए संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें, तो एथिल के लिए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, क्योंकि एथिन है। एथिन इन किस में होता है, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 2 कार्बन। ठीक है, CH3 नहीं होता, CH3 बिल्कुल नहीं, CH3 बिल्कुल नहीं, CH2 डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। आप इसको रिवीजन करके जाइएगा, थ्योरी तो पढ़े ही होंगे, तो आप रिवीजन इसको करके ही जाइएगा। क्लियर है, और ये बात नहीं हो रही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर, समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था वाले युगों को क्या कहा जाता है, भिन्न व्यवस्था वाले युगों को क्या कहा जाता है, आइसोमर, आइसोटोप्स, एलोट्रोप्स, आइसोबर। तो आइसोमर कहा जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्वि आबंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो द्वि आबंध से जुड़े होते हैं तो एल्किन कहलाते हैं। एल्किन जो होता है एक बल बंध, एल्काइन ट्रिपल बंध, आयनिक बंध, और दूसरा होता है, तो एल्किन इज द राइट आंसर। क्रियात्मक समूह COOH वाले कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल, किस रूप में जाना जाता है, तो COOH का मतलब होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एल्किलो के सामान्य सूत्रों को पहचाने, एल्किलो के सामान्य सूत्रों को, तो एल्किलो जो होता है ये होता है एल्किन, तो एल्किन का CH2N, और एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, है ना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यौगिक CH3 CH2 CHO का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, प्रोपेनल होगा, एथेनॉल होगा, प्रोपिलएल्डिहाइड होगा, या एसिटिल्डिहाइड होगा, तो प्रोपेनल होगा। क्या होगा, प्रोपेनल होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? अगर हम क्षारीय की बात बोलते हैं कि क्षारीय KMNO4 और अम्लीकृत क्या K2Cr2O7, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? केवल बी, ना तो ए ना तो बी, ए और बी दोनों। तो इन दोनों में दोनों ऑक्सीकारक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ दे रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन को मिलाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस को अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में क्या करते हैं, मिलाया जाता है, ठीक है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को क्या कहा जाता है? तो 5 से 8% जो विलयन होता है, प्रतिशत विलयन को क्या कहा जाता है? चूना कहेंगे या दुग्ध चूना कहेंगे, क्विकलाइन या बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, सिरका या शराब। तो जिसमें एसिटिक अम्ल में 5 से 8% विलयन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो सिरका बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे? सिरका। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल और अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एस्टर को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो एस्टर को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो साबुनीकरण होता है। क्या होता है? साबुनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? बिल्कुल, इसको ध्यान में रखिएगा। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो जल में अस्थायी कठोरता जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रोजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। एक साबुन के अणु में होते हैं एक जलरागी शीर्ष, एक जल विरागी पुच्छ, एक जलरागी शीर्ष, एक जलरागी पुच्छ, एक जल विरागी शीर्ष, एक जल विरागी पुच्छ या एक विरागी शीर्ष और एक जलरागी पुच्छ। तो एक साबुन के अणु में जब भी होते हैं ना, तो एक होता है जलरागी, एक जलरागी शीर्ष होता है और एक होता है जल विरागी पुच्छ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आईपीएससी के अनुसार ओएस समूह के लिए प्रत्यय यानी सफिक्स क्या है? तो आईपीएससी के अनुसार ओएस समूह के लिए प्रत्यय यानी सफिक्स क्या होता है? ओल्स होता है, इन होता है, उन होता है, उन्स होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ओल्स हो जाएगा। इन दूसरा होगा, ओन दूसरे कीटोन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अम्ल क्षार और बेसिस का थोड़ा सा क्वेश्चन वो छूट गया था, उसको हम करा देते हैं, अम्ल क्षार वाला, ठीक है। अम्ल क्षार का चलिए, ये रहा हमारा ये चीज़, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये उसका छूटा हुआ था। जैसे ये कह रहा है कि शुक्र का वातावरण स्थूल से बना है। अम्ल के सफ़ेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के हैं? तो शुक्र का वातावरण जो है स्थूल से बना होता है। तो अम्ल के सफ़ेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के हैं? तो भैया मेरे HCl, HNO3, HL तो H2SO4 के हैं। किसके हैं? H2SO4 के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बता दे रहा हूँ आप लोग से। पेट में अम्लता के उपचार के लिए प्रयुक्त प्रत्यय अम्ल एटासिड पदार्थ कौन सा होता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक पोषार, दूधिया मैग्नीशियम जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या लूलन प्लास्टिक। तो दूधिया मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? दूधिया मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। क्लियर है? दंत वल्क किससे बना होता है? तो दंत वल्क जो बना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से तो बिल्कुल नहीं, कैल्शियम फास्फेट, बिल्कुल यही सही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम भी नहीं, तो कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर। दंत वल्क किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल या बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? वेरी गुड। कौन सा अम्ल नेटल या बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल।
तो मेथोनोइक अम्ल इज द राइट आंसर, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल गलत। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। बेकिंग सोडा सामान्य खाना पकाने का घटक का निम्नलिखित रासायनिक नाम से क्या होता है? तो बेकिंग सोडा सामान्य खाना पकाने का घटक का निम्नलिखित रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मोनोसोडियम ग्लूटामा, सोडियम बेंजोनेट। तो बेकिंग सोडा सामान्य खाना पकाने का जो घटक है निम्नलिखित में से किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट। N2CO3 इंटू 10H2O में 10H2O क्या है? धोवन सोडा है, विरंजक चूर्ण है, टार्टेरिक अम्ल है, बेकिंग सोडा नहीं, तो धोवन सोडा है। N2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है? ये धोवन सोडा होता है। धोवन सोडा इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एसिड एंड बेस का। निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स में, हरा थोथा में, विरंजक चूर्ण में या नीला थोथा में? तो बोरेक्स में यूज होता है। किसमें? बोरेक्स में। निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में धोवन सोडा का प्रयोग होता है? तो बोरेक्स के निर्माण में होता है आपका प्रयोग। ठीक है। जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है? तो 115 केल्विन नहीं, 173 नहीं भाई, 373 इज द राइट आंसर। सबको पता है ये बात, बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मौजूद क्रिस्टलीकरण अणुओं के लिए पानी की कितनी संख्या होती है भाई? तो हाफ होती है। 2 नहीं होता, 1 नहीं होता, 10 नहीं होता, हाफ होती है। तो दोस्त मेरे ये रहा क्वेश्चंस, ये पूरे क्वेश्चंस हमारे रहे, पूरी केमिस्ट्री का क्वेश्चंस रहा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है कमेंट कीजिए आप। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए, इतना कर ही जाइएगा जितना हमने क्वेश्चंस कराया है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।